ठीक है जी, इन ट्रू सेंस, इन ट्रू सेंस ये आप करें। मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ें, और फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद जो है वो करेंगे जी। नेशनल ऑफिसर एकेडमी में कौन है जी इस टाइम पे होस्ट? तोकीर आप हैं? हेलो। चलें जी, 7:45 पे क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एग्जैक्ट। तो मैं उनको, खैर मैं उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर देता हूँ। जी तो सर, मैं जी सर, मैं मीटिंग करूँ जी जिशान? आप सॉरी, तोकीर, तोकीर मैं मीटिंग लीव। हमने अ, इसमें मुझे जरा एक चीज बताएं, आपको जब मैंने सेकंड क्लास के साथ पढ़ाया तो एक्सट्रेडिशन और साथ मैंने आपको कहा था असाइलम की भी दो तीन चीजें हम वो देख लें, ऐसा ही है? फिजा ने मुझे नोट्स भेजे थे, लेकिन असाइलम का मैंने कहा था थोड़ा सा साथ आपने खुद देख लेना है। चलें ठीक है, ठीक है, ओके। अजीज आपने मुझे फेसबुक पे मैसेज करना है बच्चे, लाजमी, वो उसके लिए, बुक्स के लिए, और फिजा आपने भी, ठीक है, मुझे वो बुक व्हाट्सएप कर दें, वो जो है क्या कहते हैं उसको, ताकि मैं उनको वो कर लूँ, ग्रुप में कर दूं, पेश कर दूं, ठीक है। अजीज आपने भी मुझे वो मैसेंजर पे कर देनी है, वरना मैं आपको अपना ईमेल दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐड किया था, ओके ओके। चलें, लेट मी चेक। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नॉट। अच्छा, अब इंटरनेशनल लॉ जो है, इसमें जैसा कि हमने पहले देखा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डेफिनेशन का क्वेश्चन हमने देख लिया था। उसके बाद सेकंड हमने देख लिया उसकी बेसिस के बारे में, कि इंटरनेशनल लॉ की बेसिस क्या है। ठीक हो गया? क्या वो नेचुरलिस्ट, पॉजिटिविस्ट एंड ग्रोशियस, तीन क्वेश्चन और एक थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट हमने देख लिया आज। अब तीसरा क्वेश्चन है नेचर, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर है, कि इसकी नेचर के बारे में है। इसमें तीन डायमेंशन समझ लें या तीन एस्पेक्ट समझ लें डिस्कशन के हैं, वो तीनों भी हम डिस्कस करेंगे। और पेपर में उसने ऐसा किया हुआ है कि मोस्टली दो दे देता होता है, उन दो को आपने डिस्कस करना होता है। एक साल उसने क्वेश्चन दिया था, मुझे आखिर में याद करेगा, मैं बता भी दूंगा। उसने क्वेश्चन दिया था, वो क्या था वो भी डिस्कस करेंगे। और इनफैक्ट जो 2020 का पेपर आया, सॉरी 2019 का जो पेपर आया है, वो डिस्कस कर लेंगे कि 2019 के पेपर में, नहीं 2020 के आएगा इस पेपर में, क्या था वो भी देख लेंगे। ठीक हो गया? उससे आपको जरा मैं बता भी दूंगा ये पढ़ाने के बाद, कि 2020 के पेपर में उसने इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा मुझे काइंडली याद करवाइएगा इस टॉपिक के बाद, कि हम वो दोनों क्वेश्चन देख लें। इन द मीन वाइल फिजा, आप 2020 का पेपर और 2019 का पेपर निकाल दीजिएगा, उसको फिर हम देखते हैं स्क्रीन पे, या मेरे पास भी आएगा, इस पढ़े मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक हो गया? अगर हुए तो वो मैं स्क्रीन पे साथ शेयर कर देता हूँ। लेट मी चेक, मैंने निकाले थे पेपर्स, मेरे पास पड़े हुए हैं, सिर्फ मैं उनको एक नज़र देख लूँ कि हैं, तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा, स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा। चलो वो देख लेंगे बाद में, पहले टॉपिक कर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नॉट। इसमें ये इसकी फर्स्ट डायमेंशन समझ लें या फर्स्ट एस्पेक्ट समझ लें। इसमें एक, मतलब दो मकता फिक्र के लोग हैं, मतलब समझ लें दो स्कूल ऑफ थॉट्स, इसको तरह हम समझ लें, बट ये वो वाले स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है नेचुरलिस्ट पॉजिटिव। मतलब स्कूल ऑफ थॉट से मेरा मतलब है दो मकता फिक्र के लोग, कि एक की ये थॉट है, एक का ये पर्सपेक्टिव है। ठीक है, पहला पर्सपेक्टिव जिनका है, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, जो कहते हैं, मतलब एक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, और दूसरे कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। तो हमने क्योंकि सपोर्ट करना है इंटरनेशनल लॉ इज लॉ, हमने इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करना है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जो कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक थ्योरिस्ट थे, जॉन ऑस्टिन। ठीक हो गया? AUSTIN, ऑस्टिन। और इनके जो सपोर्टर्स थे उनको हम कहेंगे ऑस्टेनियंस। ठीक हो गया? अब ऑस्टेनियंस जो थे वो, मतलब जिस तरह इमाम अबू हनीफा के सपोर्टर्स को हम कहते हैं हनफी, इमाम मालिक के मालिकी, इस तरह ऑस्टिन के सपोर्टर्स को हम कहेंगे ऑस्टेनियंस। ठीक है? ऑस्ट्रेलियंस का व्यू ये था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। अब हम पहला वो डिस्कस कर लेते हैं, व्यू ऑफ दोज जो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। पहले हम इसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम इनको इकट्ठा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है कि फर्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। पहला पॉइंट इनका है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन enforced by superior political authority.
Law is the command of sovereign enforced by superior political authority. फिर मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. सेकंड पॉइंट लिखिएगा. सेकंड पॉइंट लिखिएगा. it lacks an effective legislative system. थर्ड लिखिएगा. it lacks an effective judicial system. It lacks an effective judicial system. फोर्थ लिखिएगा. it lacks an effective legislative. अगर लिख लिया पहला तो एग्जेक्टिव सिस्टम ले, मतलब सेकंड पॉइंट है it lacks effective legislative system. थर्ड आ गया it lacks effective judicial system. फोर्थ लिख लें it lacks effective executive system. फिफ्थ लिखिएगा. frequent violations in international law. और सिक्स्थ लिखिएगा. it lacks sanctions. it lacks sanctions. अच्छा, अब जरा 6 पॉइंट्स को देखते हैं वो क्या कह रहे हैं. इनकी फिर जब हम दूसरे का व्यू लिखेंगे, उनके जो व्यू होंगे, उनके जो आर्गुमेंट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली इन पॉइंट्स के रिबर्टल हो जाएगा. ठीक हो गया. सो लिहाजा हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 6 पॉइंट्स के हैं. फिर जब ऑटोमेटिकली हम दूसरे पॉइंट्स को सपोर्ट करेंगे तो इनका अगेंस्ट हम ऑटोमेटिकली उसकी डिस्कशन कर लेंगे. अच्छा, अब जरा देखिएगा. पहला वो कहते हैं लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन. जॉन ऑस्टिन या जो ऑस्ट्रेलियंस जो थे, उनका व्यू ये था, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि लॉ जो होती है वो क्या चीज, किस चीज को हम लॉ कहते हैं, किस एंटिटी को लॉ कहा जाता है. हर वो चीज जो कमांड ऑफ सॉवरेन होगी, पहली कंडीशन, और दूसरा एक इंडिपेंडेंट एग्जेक्टिव ऑर्गन उसको इन्फोर्स करवाएगा. एक इंडिपेंडेंट एग्जेक्टिव ऑर्गन उसको इन्फोर्स करवाएगा. ठीक है. तो दैट इज लॉ. फॉर एग्जाम्पल, पास में हम देखें तो चर्च जो था वो एक सॉवरेन एंटिटी होती थी. ठीक हो गया. तो चर्च का जो कमांड होती थी वो लॉ डिक्लेयर होती थी और फिर किंग उसको इन्फोर्स करवाता था. ठीक हो गया. आजकल मॉडर्न एरा में जो इंडिपेंडेंट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉवरेन इज दैट इज पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट जो है दैट इज अ सॉवरेन एंटिटी मॉडर्न एरा में. ठीक हो गया. सो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, पहली बात. दूसरी बात, इन्फोर्स बाय इंडिपेंडेंट एग्जेक्टिव ऑर्गन. इंडिपेंडेंट एग्जेक्टिव ऑर्गन क्या हो गया कि एक एग्जेक्टिव सिस्टम होना चाहिए जो उसको इंडिपेंडेंट हो, जो उसको इन्फोर्स करवाए. अब आप अगर देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, इनको हम डिटेल में भी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे कि उनका ये व्यू था कि यहाँ पे प्रॉपर एक लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल लॉ में. क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें, वो कहता है कि म्यूनिसिपल लॉ में तो पार्लियामेंट होती है, वो कोई म्यूनिसिपल में पार्लियामेंट कोई कानून जब पास करती है तो वो इन्फोर्सेबल होता है, वो बाइंडिंग इन नेचर होता है. जबकि इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं है. इंटरनेशनल लॉ में जनरल असेंबली इज अ टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन. वो कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर, हमने पढ़ा था, अंडर अनलेस उसको स्टेट्स कॉन्सेंट ना दें. तो उसने कहा ये कैसा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जिसकी जो लॉ है, रेजोल्यूशन है, वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर है. इसी तरह वो कहता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी इफेक्टिव नहीं है. लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को जिस तरह कोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए, जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कोर्ट्स के लिए, वो उसको नहीं कर रही. एंड एग्जेक्टिव ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल जो अपने इंटरेस्ट में सारे काम करती है, नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. ठीक हो गया. और फिर आखिर में वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें सैंक्शंस नहीं है और इंटरनेशनल लॉ में फ्रीक्वेंट वायलेशंस हो रही है. जब इंटरनेशनल लॉ में फ्रीक्वेंट वायलेशंस हो रही है, हर तरफ
स्टेट्स इंटरवीन कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स की भी वॉलेशन की जा रही है, अच्छा एयर की भी वॉलेशन हो रही है, लॉज ऑफ सीज की भी, चाइना वगैरह जी हमें हमारे सामने एग्जाम्पल, तो वो कहते हैं कि हर जगह पे इंटरनेशनल लॉ की फ्रीक्वेंट वॉलेशन हो रही है। तो ये कैसा लॉ है जहाँ पे फ्रीक्वेंट वॉलेशन हो रही है? हेंस इट इज नॉट अ लॉ। अब इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम दूसरों के व्यूज लिख लेते हैं जो कह रहे हैं इट इज अ लॉ, फिर हम कंबाइन इनको करके डिस्कस करेंगे। अब हम दूसरा व्यू लिख रहे हैं जो कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। नंबर वन, पहला पॉइंट लिखिएगा, फेडरिक पॉलिक का व्यू है, FREDERICK, FREDERICK, फेडरिक पॉलिक क्या कहता है, जरा लिखिएगा। पहला पॉइंट, essential conditions for the existence of law are essential conditions for the existence of law are the existence of political community, the existence of political community, and the recognition by its members of settled rules, of settled rules, binding upon them. मतलब कि वो तीन बातें कर रहा है, लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर वन, अ कम्युनिटी, अ कम्युनिटी। सेकंड, रूल्स। थर्ड, कॉमन कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी। in respect of in respect of binding nature of these rules. अच्छा जी, सेकंड पॉइंट पे सेकंड लिखिए। मैं साथ साथ कुछ खा रहा हूँ, होप कि आप लोगों को इतनी आवाज नहीं आ रही होगी कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, मेरे खाने की भी आवाज आ रही हो। सो एनीवे, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट लैक्स इट हैज इफेक्टिव इट हैज इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम। बल्कि पहले उधर हमने लेजिस्लेटिव लिखा था, तो आप इधर ये लिख लें, इट हैज इफेक्टिव लेजिस्लेटिव सिस्टम। सेकंड, it has effective judicial system. Third, it has effective executive system. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, frequent violations in law shows its weaknesses. It shows its weaknesses, and it does not means
that the entity is not law. और last point, international law has sanctions. अच्छा, फिर आपने ऐसे करना है, जब नोट्स भेजेंगे तो ये सैंक्शन वाले को सेकंड लास्ट पे कर दीजिएगा, और फ्रीक्वेंट वायलेशन पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर दीजिएगा आदि वालों को नोट्स बनाते वक्त। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, जरा समझते हैं दोनों बातों को। जो ऑस्ट्रेलियंस थे, अब जरा कॉन्सेप्ट को देखिएगा, मैं कंपैरेटिवली इनको डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर होगा। ऑस्ट्रेलियंस थे, वो कहते थे कि लॉ हमेशा उसी चीज को कहा जाता है जो सॉवरन से आए। जिस तरह पास में चर्च था, और जो प्रेसिडेंट है दैट इज पार्लियामेंट, ठीक हो गया। सो वो कहते थे सॉवरन एंटिटी जब भी कोई लॉ देगी तो दैट इज कॉल्ड लॉ, और इंटरनेशनल लॉ किसी सॉवरन एंटिटी से डेवलप नहीं होता है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉ। जो इनका व्यू आया उसके अगेंस्ट, वो क्या आया जरा देखिएगा। वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि लॉ हमेशा कमांड ऑफ सॉवरन ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ये कहते हैं कि लेट्स से पहली चीज एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी मींस, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्लास है जो आपकी, ठीक हो गया, ये एक कम्युनिटी समझ लें, और कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, 1 2 3 4 100 लिस्ट है जी सामने पड़ी हुई है, और ये कम्युनिटी इन लिस्ट को कह दे कि आज से ये लिस्ट हमारे ऊपर, ये रूल्स हमारे ऊपर बाइंडिंग हैं, ठीक हो गया, और हम इसको फॉलो करेंगे। तो उसने कहा फिर वो रूल्स क्या बन गए, वो रूल्स लॉ बन गए, ठीक हो गया। सो मतलब वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि लॉ शुड ऑलवेज बी द कमांड ऑफ सॉवरन। अगर एक कम्युनिटी, ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स को, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को खुद कॉन्सेंट दे देती कि आज से हमारी पर ये बाइंडिंग है, हम इनको फॉलो करेंगे, तो रूल्स क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, वो रूल्स लॉ डिक्लेयर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा लॉ इज नॉट ऑलवेज द कमांड ऑफ सॉवरन, इट आल्सो डेवलप फ्रॉम द कॉन्सेंट ऑफ द एंटिटीज, ठीक हो गया। पहला क्रिटिसिज्म उन्होंने ऐसे जवाब दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा इट लैक्स इफेक्टिव जुडिशियल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सिस्टम। उसको उन्होंने क्या आंसर दिया, उसको उन्होंने आंसर दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम जब यूनाइटेड नेशन पढ़े थे, हमने इसमें 3 ऑर्गन पढ़े हैं, और हर ऑर्गन के एंड पे मैंने कहा था कि आपने प्रूव करना है एवेल्युएट करते वक्त कि इट हैज इफेक्टिव लेजिस्लेटिव सिस्टम, जनरल असेंबली की आखिरी हेडिंग थी। इट हैज इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव सिस्टम, सिक्योरिटी काउंसिल की लास्ट हेडिंग थी। और फिर इट हैज इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम। मैंने एक एक एग्जांपल दी थी, दो मैंने एक एक एग्जांपल की बात की थी, बट मैंने आपको कहा था कि आप इसको प्रूव करेंगे। सो एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और मैंने साथ ये भी मेंशन किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे प्रूव करना होगा कि दे आर इफेक्टिव। तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं सिंपल आपको रेफरेंस दे दूंगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, वो आप पॉइंट्स इधर उठा के लिख देंगे, ये एग्जेक्टिव है, और वो एग्जांपल्स के साथ जो आपके उधर पॉइंट्स थे। मैंने तो ऑल्दो आपको मैंने एक एक एग्जांपल दी थी, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि आपने क्या करना है, आपने और लिखकर उसको बनाना है। अब आ जाते हैं सैंक्शंस। इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। चैप्टर 7 के सैंक्शंस हमने देखे हुए हैं, आर्टिकल 41 42 43, ठीक हो गया जी। सॉरी 39 या 40 41 42, ठीक हो गया, 3 आर्टिकल्स। फिर रिप्राइजल्स हैं, फिर रिटॉर्शंस हैं, और फिर कुछ सैंक्शंस की लिस्ट मैंने आपको कहा था इस लेक्चर में दी हुई है, जो आप पढ़ लेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस भी हैं। आखिरी बात जो फ्रीक्वेंट वायलेशन वाली बात है, उसने कहा कि लॉ में अगर वायलेशन हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। ये वीकनेसेस हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि है। अब आगे मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आप ऐड करेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो कॉमन लॉ जो बर्तानिया का कानून था उसके सपोर्टर्स थे, और वो कहते थे म्युनिसिपल लॉ या कॉमन लॉ इज अ लॉ। तो इन्होंने कहा जी वायलेशंस तो म्युनिसिपल लॉ में भी होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें ना, म्युनिसिपल लॉ में क्या है कि फॉर एग्जांपल मर्डर के ऊपर लॉ है लेकिन लोग मर्डर कर रहे हैं, थेफ्ट के ऊपर लॉ है लेकिन लोग वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा वायलेशन ऑफ लॉ डज नॉट मीन कि लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो वीकनेसेस कह बता सकता है, लेकिन वायलेशन ऑफ लॉ डज नॉट मीन इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, ठीक है। तो उन्होंने कहा वायलेशन तो म्युनिसिपल लॉ में भी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, म्युनिसिपल लॉ इज नॉट अ लॉ।
सो आखिर में आप कंक्लूड क्या करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये कहेंगे कि इफ वी कंपेयर द एज ऑफ म्युनिसिपल लॉ दैट इज कॉमन लॉ या बाकी जो है विद द इंटरनेशनल लॉ, सो इंटरनेशनल लॉ इज कंपैरेटिवली एट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट एन इनिशियल स्टेज। ऐसा है कि नहीं है? कॉमन लॉ कौन सी सदी से चलते आ रहे हैं, सॉरी जो स्टेट के लॉज हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ तो कौन सी, मेनली कौन सी 17वीं 18वीं सदी की पैदावार है, मतलब कि इसकी एज बड़ी कम है। सो आप कहेंगे ऑल्दो देयर आर सर्टेन वीकनेसेस इन इंटरनेशनल लॉ, येट इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। हारून, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। खैर, वॉलेशंस और इन्फोर्समेंट में डिफरेंस होता है, किस सेंस में कह रहे हैं मुझे बच्चे, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। सो आखिर में आपने ये प्रूव करना है कि इसके अंदर सर्टन वीकनेसेस हैं, लेकिन वो इस वजह से हैं कि इसकी एज, इसकी कंपैरेटिवली लाइफ जो है वो उनसे कम है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में वीकनेसेस होना एक अलग चीज है, और इसको हम ये नहीं समझ सकते कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। क्लियर हो गया जी? अब हम सेकंड पॉइंट पे मूव मूव करें, जल्दी करें, हमने एक शॉर्ट नोट भी इंशाल्लाह आज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है हारून। इंटरनेशनल लॉ बोथ है, बाइंडिंग भी है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर भी है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इंटरनेशनल लॉ इज सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड लॉ। हार्ड लॉ का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ कई जगह पे बाइंडिंग है, और सॉफ्ट लॉ का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ कई जगह पर बाइंडिंग नहीं है। ठीक हो गया? सही है। अब आ जाते हैं जी, नहीं अदनान, हम ठीक है 1920 में लीग ऑफ नेशंस बना और वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पढ़ा था अदनान कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली जो है वो 17 18 सेंचुरी से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना शुरू हो गए थे, जब ग्रोशियस आया था और वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। ठीक हो गया? जो हमने 17 डेवलपमेंट पढ़ी हुई है 17 18 सेंचुरी की। हाँ, प्रॉपर कोडिफिकेशन वगैरह जो है वो लीग ऑफ नेशंस वगैरह से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले भी कई चीजें कोडिफाइड होना शुरू हो गई थी। ठीक हो गया? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, चलें, गॉट इट, हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं जी सेकंड डायमेंशन पे, इसी क्वेश्चन पे, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर सेकंड डायमेंशन है। हाँ, वो तो आप डिस्कशन देखें, एक एक पॉइंट तो मैं नवीद आपको नहीं बताऊंगा, उसमें आप बुक में जाएंगे, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं कि ये डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, और इसमें लॉज आ रहे हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो चीजें चल रही हैं। ठीक है, चले सेकंड डायमेंशन पे जल्दी से आ जाएं जी बच्चे, टाइम हमारे पास कम है। सेकंड डायमेंशन पे आए, लेकिन जी, इज इंटरनेशनल लॉ अ मेयर पॉजिटिव मोरालिटी? इज इंटरनेशनल लॉ अ मेयर पॉजिटिव मोरालिटी? अच्छा, अब एक चीज ये लिख लें जरा, इज इंटरनेशनल लॉ अ मेयर पॉजिटिव मोरालिटी? अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑलमोस्ट जी मोरालिटी, ऑलमोस्ट आपने वही पॉइंट्स उठा के इधर डालने हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। और ये आर्ट में अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अगर आपको ये एक आर्ट आ जाए कि वही लिमिटेड नॉलेज है, वही चीजें हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करना सीख जाएं, तो आपका रिटर्न क्लियर करना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया? सो अभी आप देखेंगे वही चीजें होंगी, लेकिन क्वेश्चन को मैं, वही पॉइंट जो अभी हमने ये 6 पॉइंट्स पढ़े उनमें से मैं 2 3 पॉइंट्स उठाऊंगा, लेकिन मैं उनको मोल्ड कैसे करूंगा। ठीक हो गया? आपकी किताब में मटेरियल अवेलेबल है, मैंने स्टार्ट में बताया था, डिटेल मटेरियल अवेलेबल है, डोंट वरी नोट्स के लिए। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्योंकि समझाना है तो मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। स्पेशली आज के लेक्चर में मैंने चीजें कम लिखवाई हैं, सिर्फ पॉइंट्स को ज्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा, अब पहले जरा इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? इज इंटरनेशनल लॉ अ मेयर पॉजिटिव मोरालिटी? वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ मेयर सिर्फ मोरालिटी है। तो मतलब उसमें ये प्रूव अगेन वही कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, बल्कि मोरालिटी है। पिछली में उसने डायरेक्ट कह दिया था इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, इसमें भी कह ही रहा है इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, मेयर मोरालिटी। ठीक है जी? हाँ, अब मैं समझाता हूँ जरा इसको, फिजा की ये है क्या, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये पहली चीज तो ये जहन में रख लें कि मोरल लॉ जो है ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन मोरालिटी, बेस ऑफ लॉ इज ऑलवेज मोरालिटी। ये चीज अपने जहन में रख लें कि हर लॉ की जो बुनियाद होगी वो मोरालिटी ही होगी। लेकिन फर्क क्या है, मैं उस पर बाद में आता हूँ। मतलब जरा देखिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल चोरी ना की जाए,
ये मोरालिटी भी तो है, चोरी ना की जाए ये मोरालिटी भी तो है, लेकिन लॉ भी है। कत्ल ना किया जाए किसी का जी बिला वजह, तो ये क्या है, मोरालिटी भी है और लॉ भी है। सो मतलब क्या हुआ कि जो लॉ है वो हमेशा बेस करेगा मोरालिटी के ऊपर ही। सो हम ये नहीं कह सकते, या आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, लॉ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोरालिटी, ये चीज हम नहीं कह सकते। वो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, जरा थोड़ा सा समझ लें फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि एक बाइंडिंग है दूसरा नॉन बाइंडिंग, मतलब मोरालिटी जो है नॉन बाइंडिंग है एंड लॉ इज बाइंडिंग। एक पहले मैं लेमैन एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं प्रॉपर एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में अगर एक लेडी अबाया नहीं करती है, ठीक है, दैट इज दी, कि वो अबाया करे या ना करे। अगर वो करती है वो भी उसकी मर्जी है, वो उसका कॉन्शियस का पार्ट है कि वो उसको क्या इजाजत दे रहा है, और अगर नहीं करती है तो वो उसको कोई सजा नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वो ही लेडी सऊदीया जाती है, वहां पर अबाया नहीं करेगी तो उसको फाइन हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अबाया ना करना या करना इज अ पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज, और सऊदीया में अबाया करना या ना करना इज अ पार्ट ऑफ लॉ। क्यों? यहाँ पे नॉन बाइंडिंग है पाकिस्तान में, और वहां पे वही चीज बाइंडिंग होगी। ठीक हो गया। खैर अब तो सऊदीया की भी हालात बड़े खराब हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, सिनेमाज ओपन, हर चीज ओपन हो रही है दुबई की तरह। कल जो हाजी जाएंगे वो वापस आके लोगों को यही यकीन दिलाएंगे कि कसम से सिर्फ हाजी करने गए हुए थे। सो सऊदीया के भी हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। सो ऐसा है कि जी जी जी, बस अदनान जो है वो ज्यादा मुझे लगता है सऊदीया घूमते फिरते रहते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि मेन चीज क्या आई, मेन चीज कि मोरालिटी इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर एंड लॉ इज बाइंडिंग इन नेचर। सेकंड, मोरालिटी की वॉलेशन पे कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन लॉ की वॉलेशन पेनल्टी आया तो में ना किया तो फाइन हो गया तो penalty है। अब थोड़ा सा मैं और एक व्यू देने लगा हूं। अगर ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल चोरी ना की जाए, जब कानून ने सजा की पाकिस्तान में 7 साल की सजा, तो लॉ बन गया। कत्ल, जब तक इसकी सजाएं नहीं थी तो हम पर सजा आ गई, तो वो क्या बन गया, लॉ बन गया। ठीक हो गया। मसलन काबिल ने अबील का कत्ल किया तो उस टाइम पे कोई लॉ नहीं था, तो एक मोरालिटी कंसिडर होती है कि उसने गलत किया। ठीक हो गया, ऐसे समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अब कोई कत्ल कर रहा है तो या आहिस्ता आहिस्ता लॉ बनना शुरू हो गया कि जी इसके लिए सजाए मौत दी जाए वगैरह वगैरह, तो वो लॉ बन गया। सो अब हम आते हैं जरा इस चीज को समझते हैं कि मोरालिटी और लॉ में फर्क क्या है, जरा इस चीज को समझते हैं। ठीक है जी, जरा देखिएगा, एक स्टेटमेंट लिख लें, और वो इस चीज का क्रक्स है जो मैंने सारी बात की है। लिखिएगा, अ रूल इज अ रूल ऑफ मोरालिटी, अ रूल इज अ रूल ऑफ मोरालिटी if by common consent of the community, if by common consent of the community, थोड़ा तेज लिखेंगे प्लीज, हमने शॉर्ट नोट और भी करना है इंशाल्लाह। if by common consent of the community, it applies to conscious, it applies to conscious and conscious only, whereas on the other hand, a rule is a rule of law, a rule is a rule of law if by common consent of the community, if by common consent of the community, it will eventually be, it will eventually be enforced by
It will eventually be enforced by external power. It will eventually be enforced by external power. अच्छा जी, simple कि morality is a part of conscious. Morality is non-binding in nature. There is no penalty on violation of moralities. Law क्या है? It is actually a binding in nature. Violation of law will lead to penalty. ठीक हो गया, ये अब देख लिया। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, दूसरी हमने पॉइंट क्या कर दिया कि लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोरालिटी, लॉ डिपेंड्स अपॉन मोरालिटी, द बेस ऑफ लॉ इज ऑलवेज मोरालिटी। ठीक है, अब जरा सिर्फ मोरालिटी है, मैं एक स्टेटमेंट कहने लगा, उसको बड़े गौर से सुन लें प्लीज। वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मोरालिटी है। हम इस बात पे डिसएग्री करते हैं, कैसे अभी मैं बताऊंगा। अगर वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ मोरालिटी है तो हम एग्री कर जाते हैं। मतलब ये कहना दुरुस्त है कि इंटरनेशनल लॉ मोरालिटी है, लेकिन ये कहना गलत है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मोरालिटी है। जो वर्ड उसने मेयर लगा दिया, सिर्फ मोरालिटी है, ये गलत है, इससे हम डिसएग्री कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज मोरालिटी एज वेल, तो हम कहते हैं यस, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जरा देखिएगा, ह्यूमन राइट्स, किसी को मारो ना, मोरालिटी भी है और लॉ भी है। ठीक हो गया। सो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लॉ मोरालिटी भी है और लॉ भी। अब 3 पॉइंट्स मैं जरा डिस्कस करने लगा हूँ, 3 पॉइंट जरा गौर से सुन लें, किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, वो थीम समझ लें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मसलन पीछे से हम पिछले ऑर्गन से, पिछले क्वेश्चन से हम 3 पॉइंट्स उठा रहे हैं। पहला, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, 3 पार्ट थे। ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा, मैं जो स्टेटमेंट बोलने लगा हूं उसको समझिएगा। मोरालिटी इन्फोर्सेबल नहीं होती है, आपको इस बात का पता है, क्योंकि दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। लॉ इन्फोर्सेबल होता है बिकॉज इट इज बाइंडिंग इन नेचर मोस्टली। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इंटरनेशनल लॉ में एक एग्जेक्टिव ऑर्गन है एंड दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। जरा प्लीज मेरी स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल लॉ में एक एग्जेक्टिव ऑर्गन है और वो है सिक्योरिटी काउंसिल। और पर्पस ऑफ एग्जेक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टू इन्फोर्स लॉ, नॉट टू इन्फोर्स मोरालिटी, क्योंकि मोरालिटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। अगर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मोरालिटी होता तो यूनाइटेड नेशंस में किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्गन की होने की जरूरत ही नहीं थी। सो existence of security council in united nation itself shows that international law is a law, not mere morality. सेम यस, अगर आपको ये बात समझ आई है। मैं दूसरी पॉइंट अप करने लगा हूं, देखिएगा जरा, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव, जरा दोबारा सुनिएगा, जिसको अगर ये बात नहीं समझ आई तो अब दूसरे से समझ आ जाएगी। लेजिस्लेटिव ऑर्गन, इंटरनेशनल लॉ में एक टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, दैट इज जनरल असेंबली। अगर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मोरालिटी होता तो किसी लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बनाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज द पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन इज टू डेवलप लॉ, नॉट टू डेवलप मोरालिटी। सो अगर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मोरालिटी होता तो हमें किसी जनरल असेंबली की जरूरत नहीं थी। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल असेंबली और द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटीज, आप एक पॉइंट खुद भी ऐड कर सकते हैं बाद में, इट सेल्फ शोज दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मोरालिटी होता तो हमें किसी लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तीसरा आ जाते हैं जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का मेन पर्पस है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, जस्टिस वस्टिस वो सारी बातें बात की हैं। मेन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। देखें वर्ड क्या यूज हो रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, नॉट मोरालिटीज। अगर इंटरनेशनल लॉ मेयर मोरालिटी होता तो हमें किसी जुडिशियल ऑर्गन की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ लॉ है, तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ में एक जुडिशियल ऑर्गन बनाया गया, आईसीजे, एंड पर्पस ऑफ आईसीजे इज इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। अगर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मोरालिटी होता तो हमें किसी आईसीजे की जरूरत नहीं थी। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ आईसीजे इटसेल्फ शोज दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। एम आई क्लियर ऑन दीज 3 पॉइंट्स? सेमी यस, जल्दी से, हमने आगे शॉर्ट नोट करना है, प्लीज हरी अप हरी अप। गुड, क्लियर है सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई मसला? ओके जी। सो अब देखें एक चीज, मैंने वही 3 पॉइंट्स उठाए पिछले क्वेश्चन से, उनको मैंने मोल्ड कर दिया अकॉर्डिंग विद योर क्वेश्चन। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ आ जाए, यस यू कैन ऐड मोर हारून, आपकी किताब में और भी दी हुई है, यू कैन ऐड मोर। चले मैं एक और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, अगर इंटरनेशनल लॉ मोरालिटी होता
फॉर एग्जाम्पल जब दो पार्टीज अपना केस आईसीजे में या किसी भी ट्राइब्यूनल के सामने लेकर जाती हैं, ठीक है, तो हारून ने कहा वी कैन ऐड मोर, तो मैंने इसलिए एक और पॉइंट भी ऐड कर दिया था, चले आपको पता लगे कि आप भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब दो पार्टीज आईसीजे के पास जाती हैं, तो when they contest their case, when they argue their case before International Court of Justice or any judicial tribunal, so during the course of arguments, they rely on laws. वो ये कहते हैं कि जनाब इसने आर्टिकल फलाने की वॉलेशन कर दी, इसने इस लॉ की वॉलेशन कर दी, इसने इस लॉ की वॉलेशन कर दी। दे रेफर देयर आर्गुमेंट्स ऑन लॉज। अगर इंटरनेशनल लॉ मोरालिटी होता, सिर्फ मोरालिटी, मेयर मोरालिटी होता, हमारा मेयर पे है, सिर्फ पे, तो फिर तो किसी पार्टीज के आर्गुमेंट क्या होते, मॉरल आर्गुमेंट्स होते। वो तो ये कह रही थी जी दूसरी पार्टी तो नहायत बदबख्त है, इसने तो इंतहाई ये कर दी और वो कर दी। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को देखें, जब वो आर्गुमेंट करते हैं तो लॉ तो नहीं पता होता, तो वो मॉरल आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, जी इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया। सो द आर्गुमेंट्स ऑफ द पार्टीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लिटिगेशन, ठीक है जी, they rely on law, which shows that international law is not law, not mere morality. गॉट इट जी, समझ आ गया? एक पॉइंट मैंने और फिर ऐड कर दिया आप लोग समझाने के लिए, तो बाकी किताब में 4-5 पॉइंट आप उठाएंगे और यू कैन ऐड देम। ठीक है जी, क्लियर है? सेम यस। और जल्दी से मैं थर्ड टॉपिक पे आऊं। ओके, तीसरा आ जाते हैं जरा, जल्दी से हेडिंग दे दें, जल्दी से प्लीज हेडिंग दे दीजिएगा। इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence। जल्दी से हेडिंग दे दें, international law is the vanishing point of jurisprudence। इसमें दो बातें लिख लें, इसमें आपने प्रूफ क्या करना है, जरा पहला पॉइंट लिख लें, इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। आपने ये प्रूफ करना है, इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। बल्कि ये कह रहा क्या है, पहले वो लिख लें, इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence। इसका मतलब क्या है, जरा वो लिख लें। वो कह रहा है इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। ये स्टेटमेंट में कह रहा है इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ एंड इट lacks sanctions, and it lacks sanctions। इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, आपने ये प्रूव करना है। और सेकंड आपने प्रूव करना है इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस एग्जिस्ट करने हैं, करते हैं। वो आपने रेफरेंस दे देना पीछे, इंटरनेशनल लॉ में पिछले टॉपिक में मैंने बताया था इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये वाला तीसरा पॉइंट तो आपको प्रूव कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बताएं मुझे। सब वही रीडिंग तक। ओके, तो 2017 के पेपर में ऑक्सीमोरॉनिक होता है सेल्फ कंट्राडिक्टरी थिंग्स। अगर आपको इसका मीनिंग देखेंगे, सेल्फ कंट्राडिक्टरी, ठीक हो गया। सो इसमें क्या कंट्रडिक्शन है, एक कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नॉट, दूसरा कह रहा है इट इज मेयर मोरालिटी, तीसरा कह रहा है इट इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence। तो आपने दरअसल इन्हीं तीनों बातों को डिस्कस करना था, ठीक है। और जो 2020 का ये जो भी पेपर हुए हैं, रिटन पेपर जो भी हुए हैं, ठीक हो गया, वो जब आप उसको जाके देखेंगे, ठीक है, अच्छा, आप जाके देखेंगे प्लीज 2020 का पेपर लाजमी देखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, ये नहीं है कि क्लास का तुम एकदम सिर्फ पेपर देख लें। उसमें जो पहले ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2, वो उसने इतनी लंबी स्टेटमेंट दी हुई है, घुमा फिरा के आपने ही प्रूफ करना है आपने इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। जरा वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा प्लीज, आज आपने फ्रेश टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से मेरे ख्याल से 2020 का, ठीक हो गया। सो ये 2020 का जो पेपर आया हुआ है सीएसएस का, ये जरा जाके देखिएगा प्लीज। एग्जैक्ट यही चीज आई हुई है कि इंटरनेशनल लॉ ये है, ये इतनी लंबी कहानी हुई है, लिखा हुआ है
Let's say दो state A and state B war, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो किताब चैप्टर 54 है, आपके पास भी चैप्टर सेम, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्राबैंड जो है वो क्या होता है? लेट्स से स्टेट ए एंड बी दे आर एट वॉर। और से जरा सुनिएगा। और स्टेट सी जो है वो ए को कुछ, उसकी एलाई है या जो भी है, वो हम बाद में देखेंगे इसको डिटेल में। वो स्टेट ए को कुछ गुड्स भेज रही है, सामान भेज रही है थ्रू शिप्स। और वो गुड ऐसी कैटेगरी है जो कॉन्ट्राबैंड की टाइप्स में आता है, वो टाइप्स अभी हम नीचे पढ़ेंगे। मतलब फॉर वन रीजन और अदर हम देखेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि हमें इस माल को इसलिए जब्त किया है क्योंकि ये जंग में ए को मदद दे रहे थे और हम ए और बी हम आपस में वॉर में। तो बी क्या करेगी? स्टेट सी ने शिप्स के थ्रू माल भेजा, उसको पकड़ लिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राबैंड। ठीक हो गया जी। सो कॉन्ट्राबैंड्स आर फॉरबिडन गुड्स, ठीक है जी, फॉर आइदर ऑफ द स्टेट, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन वॉर। बाकी आप डेफिनेशन ओपन एम की बाद में देख लेंगे। वो फिजा नोट्स जब बनाएंगी तो आपने बच्चे ओपन एम वाली डेफिनेशन कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एक और चीज इसमें नोट कर लें, अगर जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं कॉन्ट्राबैंड पढ़ा लूँ पूरा, कि मैं जरा स्पीड बोल रहा हूँ, जो रह गया तो ये टाइपिंग स्पीड है तो वो नोट कर लेती हैं आप लोगों के लिए भी, ठीक है जी। लेकिन जी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, belligerents to seize contrabands, to seize contraband during war, no matter what, no matter whether they are ships of enemy state or neutral state, no matter whether they are ships of enemy states or neutral states. नेक्स्ट हेडिंग दें दी जल्दी से, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड। लेकिन जी पहली है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड। लेकिन जी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड आर दोज goods which are of military character, which are of military character and help directly in the war. For example, arms, ammunition, etc. For example, arms, ammunition, etc. सेकंड लिखिए जी टाइप, कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड। कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड लिखिए, are those goods which may be used in peace, which may be used in peace as well as war, which may be used in peace as well as war. For example, food materials, for example, food materials, fuels, etc.
थर्ड लिख लें, थर्ड टाइप लिख लें, फ्री आर्टिकल्स, फ्री आर्टिकल्स। लेकिन these goods are such which cannot be seized as contraband, which cannot be seized as contraband. For example, medicines, glass, etc. ये तीन चीजें लिखने के बाद एक जरा इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, नीचे पॉइंट स्पेस देके आप लिखेंगी नोट्स में, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगी, देयर इज नो जनरल एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, there is no general agreement among the states in regard to different categories of contraband. Thus, it depends upon the states whether to put a particular contraband goods in the category of absolute or conditional contraband, or to treat it free articles, or to treat it free articles. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड लिखवाने से आपको क्लियर हो जाएगा, बड़ा आसान सा है कि कॉन्ट्राबैंड की एक टाइप एब्सोल्यूट, एक है कंडीशनल, एक है थर्ड फ्री आर्टिकल्स। ठीक हो गया। मेनली आपने नोट्स बनाते वक्त फिजा ये लिखना है कि दो ही टाइप्स हैं, फिर आपने कहना है अकॉर्डिंग टू सम व्यू एक थर्ड भी है दैट इज फ्री आर्टिकल, यूं करके नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक हो गया। फिजा व्यूज देयर इज आल्सो थर्ड टाइप दैट इज फ्री आर्टिकल, फिर आपने फ्री आर्टिकल्स एक्सप्लेन कर देना है। ठीक हो गया, तो ये लाजमी लिख दीजिएगा फ्री आर्टिकल्स के लिए। अच्छा, एब्सोल्यूट क्या होते हैं? वो गुड जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, एम्यूनेशन हो गया, आर्म्स वगैरह हो गई। ठीक हो गया, असला वगैरह हो गया सारा। कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड कौन से होते हैं? जो फॉर एग्जांपल फ्यूल्स, फूड मटेरियल वगैरह, जो नॉर्मली पीस टाइम में भी यूज किए जा सकते हैं। और थर्ड है फ्री आर्टिकल्स, जो कि आप कॉन्ट्राबैंड के तौर पे इसको सीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द व्यू ये कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स। ठीक हो गया, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और फिजा आपने भी यही लिखना है बच्चे नोट्स में कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड, दैट इज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड। इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपने एक पॉइंट नीचे ऐड करना है कि हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम व्यू देयर इज आल्सो थर्ड आर्टिकल, थर्ड टाइप, बट सच कैन नॉट बी सीज एज कॉन्ट्राबैंड एंड दैट इज फ्री आर्टिकल्स। ठीक हो गया, तो फिर आपने फ्री आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ये लाजमी आपने मेंशन करना है, डायरेक्ट थर्ड टाइप नहीं कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स कर रहे हैं वो भी अपने पास ध्यान में रख लें कि आपने इसको थर्ड टाइप नहीं कंसिडर करना है, आपने ये कर आपने ये कर लेना है कि आपने टू ही टाइप्स करनी है। ठीक हो गया, थर्ड टाइप आपने कंसिडर नहीं करनी है, बट इसको एक्सप्लेन लाजमी करना है फ्री आर्टिकल्स को। अच्छा जी, ये बिल्कुल इसके ऊपर नवीद जो आपने क्वेश्चन किया है, ये भी इसके ऊपर एक डॉक्ट्रिन में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने आपको ये खुद एक्सप्लेन नहीं किया। आपको न्यूट्रल स्टेट वाला डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो मैं उसको अभी एक डॉक्ट्रिन लिखवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट एक लिखें, स्टेट्स डज नॉट एक्वायर ओनरशिप ऑन contraband goods
as such goods or ships are produced before the price quotes. Produced before the price quotes. And if the price quotes declared the seized goods, seized mean जिनको सीज किया गया, confiscate किया गया, seized goods or ships as lawful, only then the belligerent state acquires ownership over such goods. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, belligerent states can seize contraband only in open sea, स्लैश डाल के लिख लें हाई सीज, और इन दी belligerents apostrophe s डाल के लिखेंगे, belligerents apostrophe s belligerents के साथ on territorial waters, belligerents on OWN on territorial waters. However, seizure, seizure, seizure in neutral territorial waters, seizure in neutral territorial waters, would be violation of neutrality, अच्छा, ये चीज समझा दूं कि जो बेलिजेंट स्टेट है वो जब भी कोई मटेरियल को सीज करेगी, किसी शिप को एज अ कॉन्ट्राबैंड कन्फिस्केट करेगी, तो कन्फिस्केट करने के बाद ओनरशिप उसके पास नहीं आएगी। वो क्या करेगी, उसको प्राइस कोर्ट, एक अदालत है, ये शॉर्ट नोट आप खुद करेंगे क्योंकि टाइम नहीं होगा मैं ये पढ़ा सकूं, वो प्राइस कोर्ट के पास पेश करेगी और प्राइस कोर्ट जो है उसको डिक्लेयर करेगी कि ये लीगल कन्फिस्केट किया गया, तो लिहाजा बेलिजेंट स्टेट की हो जाएगी। अगर उसने कहा ये लीगल नहीं है तो ओनरशिप बेलिजेंट की नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेलिजेंट स्टेट ये हाई सीज में या अपने टेरिटोरियल वाटर्स में, मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमने पूरा लॉ सीज पढ़ा हुआ है, अपने टेरिटोरियल वाटर में किसी को कन्फिस्केट कर सकती है, लेकिन किसी न्यूट्रल टेरिटोरियल वाटर, कोई ऐसा वाटर जो कि वॉर जोन डिक्लेयर नहीं हुआ है, न्यूट्रल है, वहां पर ये किसी को भी कन्फिस्केट नहीं कर सकती है। ठीक हो गया। अब जो मेन इसमें पार्ट है हेडिंग, उस पर जल्दी से आ जाएं। लेकिन जी डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूस वॉयज, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, है बहुत आसान है लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है इसको नहीं समझ पाते, है बहुत इजी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूस वॉयज, VOYAGE वॉयज, लिखिएगा जरा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन जी sometime it happens that states, instead of sending the contraband, directly to the enemy state, comma,
send it to a neutral state, send it to a neutral state, from where it is subsequently transferred to the enemy state. फिजा लॉग आउट हो गए, काइंडली जो लिख रहा है वो जल्दी से इधर पेश कर देगा। कोई है स्टूडेंट? हारून और कोई भी जो भी, प्लीज इसको पेश कर दे। And send it to neutral state from where it is subsequently transferred to the enemy state. This is done with the objective that goods may not be seized. Good may not be seized as contraband by the belligerent states. जी, किस कोई एक चीज जल्दी से इसको प्लीज पेश कर दे काइंडली। मैं जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस बोलूं, किसी ने अगर लिखा है तो। ठीक है जी, अब्बास ने किया, मे नॉट बी सीज एज कॉन्ट्राबैंड बाय द बेलिजेंट स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखने फिजा, आप इसको अपने पास जल्दी से कॉपी कर लें, टाइम कम है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वॉलेशन ऑफ द रूल ऑफ कॉन्ट्राबैंड, या यूं लिख लें, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वॉलेशन ऑफ above mentioned rule of contraband, the doctrine of continuous voyage was propounded. 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 Next point. According to this doctrine, if the ultimate destination of the goods is the enemy state, then such contraband goods may be seized no matter whether they are first sent to neutral state and are subsequently to be transferred to the enemy state. ये फिजा पेश कर दे, मैं एक्सप्लेन करता हूं जी आपको जरा। ये पेश करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जरा चैट बॉक्स में काइंडली देखिएगा, ये मैं कुछ किया है, इसको कुछ लिख के मेंशन कर रहा हूं, जरा जल्दी से जी चैट बॉक्स में आ जाएं। देखिएगा जरा चैट बॉक्स में प्लीज, ये जो बी स्टेट है ये, और एक और स्टेट है सी, ये बी और सी जो स्टेट्स हैं ये आपस में जंग लड़ रही हैं। ठीक हो गया? अब अगर ए जो है वो डायरेक्ट बी को कॉन्ट्राबैंड भेजेगी तो सी उसको जब्त कर लेगी कि ये कॉन्ट्राबैंड है। ठीक हो गया? तो स्टेट्स ने क्या तरीका निकाला कि स्टेट्स ने
पहले वो न्यूट्रल स्टेट को बेचते थे कॉन्ट्राबैंड, और फिर न्यूट्रल स्टेट के थ्रू बी को बेचते थे। और वो कहते थे कि अब अगर सी ने अरेस्ट किया, जब्त किया, कॉन्फिस्केट किया, तो ये जो कॉन्ट्राबैंड होगा, ये जो होगा माल, ये कॉन्ट्राबैंड डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन बाद में दो केसेस आए जो भी मैं आपको बताऊंगा। उन दो केसेस में ये हेल्ड हुआ कि अगर सब्सिक्वेंट डेस्टिनेशन ऑफ दीज गुड्स आर टूवर्ड बेलिजेंट स्टेट, मतलब कि फाइनली उन्होंने ये बेसिकली इसलिए किया है कि ये बी को ही मिले, तो पहले बेशक उन्होंने न्यूट्रल को बेचा और न्यूट्रल से फिर बी को जा रहा हो, अगर सी ने अरेस्ट कर लिया, अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है उन ऑब्जेक्ट्स की, अगर वो बी ही है, बेलिजेंट स्टेट ही है, तो सी जो है जब उसको अरेस्ट करेगी, कन्फिस्केट करेगी, तो वो कॉन्ट्राबैंड हो जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे यस करें अगर क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। मैं दो केसेस आपको बता दूं फिर। ओके, अब जरा दो केसेस हैं, वो मैं केसेस आपको लिखवाता नहीं हूँ, आपकी किताब में है, लेकिन फिजा आपने नोट्स में छोटा छोटा एक इनको केसेस को डिस्कस करके बेशक लिख दीजिएगा। ठीक हो गया? पहला केस है, पहला केस है बूंदे सरात, BUNDESRATH, बूंदा सरात केस। ठीक हो गया? इस केस में क्या हुआ था, किताब में लिखा हुआ, डोंट वरी, एक पैराग्राफ है, आप उधर से पढ़ सकते हैं, फिजा नोट्स में भी आपको बना के भेज देंगी। सिर्फ केस की वो कहानी समझ लें। 3 जर्मन वेसल थी। ठीक हो गया? उन्होंने क्या किया कि यही वाली जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की, यही कहानी हुई सारी, कि उन्होंने पहले क्या किया कि एक न्यूट्रल पोर्ट था, उधर उन्होंने पहले गुड्स भेजे, और फिर न्यूट्रल पोर्ट से जर्मनी को जा रहे थे, तो बर्तानिया ने उनको कन्फिस्केट कर लिया। जर्मनी ने कहा जी ये गुड्स तो हमें न्यूट्रल टेरिटरी से आ रहे हैं, न्यूट्रल पोर्ट से आ रहे हैं, सी जो न्यूट्रल डिक्लेयर हुआ था, तो आपने इनको जब्त कर लिए, एलआई से थोड़ी आ रहे हैं, किसी बेलिजेंट स्टेट से थोड़ी आ रहे हैं, तो लिहाजा आप इनको कॉन्ट्राबैंड अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ने कहा अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टिन्यूस वाइज, अल्टीमेट जो इनका डेस्टिनेशन है वो जर्मनी है, दैट इज अ बेलिजेंट कॉन्सेप्ट। यस, ओके, सेम वही, क्योंकि केसेस इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, तो इसलिए इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है किम केस, KIM, किम केस। ठीक हो गया? किम भी एक शिप का नाम था। ठीक हो गया? किम के साथ नॉर्वे की 3 और शिप्स थी। एक शिप किम थी, और इसके अलावा 3 और नॉर्वे की शिप्स थी। ये तीनों क्या हुई कि स्वीडन से जो है ये गुड्स लेकर जा रही थी टूवर्ड डेनमार्क, नहीं सॉरी, न्यूयॉर्क से डेनमार्क लेके जा रही थी। ठीक है? न्यूयॉर्क से ये डेनमार्क लेके जा रही थी, तो बर्तानिया ने क्या किया, इनको रोक दिया। उनकी वही प्ली थी कि भाई हम तो एक न्यूट्रल टेरिटरी से लेकर जा रहे हैं, तो लिहाजा ये कॉन्ट्राबैंड नहीं है। बर्तानिया ने कहा कि इनका एब्सोल्यूट, इनका जो डेस्टिनेशन है वो बेलिजेंट स्टेट है, तो लिहाजा ये कॉन्ट्राबैंड है। प्लस इसके अंदर थे, इसके अंदर जो माल था वो थे रबर्स थे। ठीक है? और हाइड्स थे, रबर्स एंड हाइड्स। हाइड्स मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, हाइड्स होते हैं जो चमड़े के बने होते हैं, लेदर वगैरह। ठीक है? ये थे। सही है? सो उसने कहा कि ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड में है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड में है, और लिहाजा उसने इसको, हमने पढ़ा ना 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड, कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड, तो बर्तानिया ने इसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड में डाल के हाइड्स को और रबर को पहली कैटेगरी में डाल के इनको कॉन्फिस्केट कर लिया एज अ कॉन्ट्राबैंड। सो एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक हो गया? ओके, चलें जी, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह। फिर देखते हैं, संडे को मिलते हैं। संडे को आपकी इंशाल्लाह जो क्लास होगी वो सेकंड लास्ट क्लास होगी, दैट दैट विल बी 9th क्लास इंशाल्लाह। ठीक हो गया? बेलिजेंट्स ही को कहा जा रहा है, हाँ जी, बेलिजेंट्स को ही ना नवीद। ऐसा है कि अल्टीमेटली गुड्स तो बेलिजेंट स्टेट्स में आ रहे होते हैं ना। नहीं, ये वॉर के दौरान है नवीद, ये ध्यान में रखिएगा, ये वॉर के दौरान है, जब जंग हो रही होगी, पीस टाइम में ये नहीं होता है। ठीक हो गया? कल अदनान में अवेलेबल नहीं होगा सैटरडे को, तो इंशाल्लाह एक संडे को रखेंगे, और फिर एक नेक्स्ट देख लेंगे, तो इंशाल्लाह सून ये खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? चलिए जी, ठीक है जी, ओके, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।